वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं इवेंट्स आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की हम बात कर रहे हैं। वो सारे वाकयात, वो सारे स्ट्रक्चर, वो सारी साख्त जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इंडोस्पर्म देखा, उसके बाद हमने एम्ब्रियो देखा, उसके बाद हमने बीज के बनने का अमल देखा। अब जो हम देखने वाले हैं वो है ओवरी, और ओवरी से फल बनने का अमल देखने वाले हैं। तो बेसिकली जो आखिरी हम हिस्सा देखने वाले हैं वो कि फल बनता कैसा है, फल के अंदर होता क्या क्या है, फल किस तरह से बनता है। तो यहाँ पर हम बेसिक टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो फल बनने का अमल। तो हमने कैसा कि जैसे ही हमने कहा कि जब हमारा बायो फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि ओव्यूल्स और ओव्यूल्स की जो वॉल है, वो ओव्यूल्स की जो वॉल होती है वो पुख्ता होती है, और पुख्ता होकर क्या बना देती है, बीज बन जाती है। उसी दौरान में बैजादानी की नमू होती है। वहां पर साथ ही साथ किसकी नमू होना शुरू होती है, बैजादानी की नमू। और बैजादानी की नमू होके क्या बनता है, वहां पर फल बनता है। यानी हम ये बात समझ सकते हैं कि ओव्यूल्स की बीजों में और बैजादानी के फल में ये जो तब्दीली है, ये तब्दीली कैसी होती है, साथ साथ होती है। तो ये जो दोनों भी इवेंट्स, ये दोनों भी इवेंट साथ में चल रहे हैं। एक तरफ तो ओव्यूल है, ओव्यूल से बीज बन रहा है, दूसरी तरफ वो जो बैजादानी है, वो बैजादानी किसमें तब्दील होने वाली है, फल में तब्दील होने वाली है। बैजादानी की जो दीवार है वो नमू पाकर क्या करती है, फल की दीवार बना देती है। यानी जो बैजादानी की जो दीवार रहेंगी, वही दीवार आगे चल के नमू पाकर क्या कर देती है, फल की दीवार बना देती है। और ये जो फल की दीवार होती है उसको कहा जाता है पेरिकार्प। उसको क्या कहा जाता है, पेरिकार्प कहते हैं। फल हमको मालूम है, आपने अक्सर फल खाए होंगे तो आपने देखे होंगे कि फल जो होते हैं वो गूदेदार होते हैं। फल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फल गूदेदार होते हैं। तो कुछ फल हमको देखने को मिलेंगे कि गूदेदार होते हैं, और कुछ फल ऐसे होते हैं जो खुश्क होते हैं। कैसे होते हैं, खुश्क होते हैं। गूदेदार फल की अगर एग्जांपल ले तो अमरूद है, यानी जिसको हम जाम कहते हैं, संतरा है, आम है। ये ऐसे फल है जो गूदेदार है। तो आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर की जो वॉल है वो पेरिकार्प है, और फिर उनके अंदर जो पूरा मादा है वो गूदेदार मादा है। कुछ ऐसे होते हैं जो खुश्क हो जाते हैं, जैसे मूंगफली है और सरसों वगैरह है। तो इनके अंदर का जो गूदा होता है वो कैसा हो जाता है, खुश्क हो जाता है। ठीक है ना। इसी तरह से बहुत से जो फल होते हैं, बहुत से फलों ने बीज के फैलाव के लिए। अब यहाँ पर एक चीज और भी है कि बहुत से जो फल होते हैं उन्होंने क्या किया होता है, जो बीज है, तो बीजों के फैलाव के लिए, बीजों के बढ़ने के लिए उनके मखसूस मैकेनिज्म उन्होंने पैदा किया होता है। उन्होंने अपने अंदर कोई एक स्पेसिफिक सिस्टम अप्लाई किया हुआ होता है, जिसके जरिए उनके अंदर क्या होते हैं, बीजों का फैलाव होती है। तो ये जो बीजों का फैलाव का मैकेनिज्म है, बीजों के अरेंजमेंट का जो मैकेनिज्म है, ये ऑलरेडी हम लोग है तो पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यानी 11th की क्लास में ये हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि एक बैजादानी में ओव्यूल्स की तादाद और एक फल में मौजूद बीजों की तादाद के दरमियान कोई ताल्लुक है। ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको देना है। इस सवाल का जवाब देने का फायदा क्या है कि आप पीछे जाकर आपका जो चैप्टर है उस मैकेनिज्म को देखेंगे, जहां पर ये सिस्टम फॉलो होता है, जिसके अंदर बीजों के नंबर को और बीजों के नंबर के साथ ओव्यूल्स की तादाद को, इन दोनों को बराबर रखा जाता है, और इनकी तादाद की बुनियाद पे बीज और इनके तादाद की बुनियाद पे फल बनेंगे। तो आपका ये छोटा सा होमवर्क है, आपको ये करना है, और इसके बाद इस वीडियो के नीचे मुझको आंसर देना है कि इनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है ना। हो एक चीज और है कि ज्यादातर जो पौधे होते हैं, अगर आपने देखे होंगे, ज्यादातर जो पौधे होते हैं, जब तक बैजादानी से फल नमू पाता है, उनमें क्या होता है कि जब तक बैजादानी से फल नमू पाता है, फूल के बहुत सारे जो पार्ट होते हैं वो मुरझा जाते हैं या गिर जाते हैं। तो फूल के दूसरे हिस्से मुरझाकर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि बैजादानी से फल बन रहा है, और उस दूसरी साइड में जो फूल बन रहा है, उस फूल के बहुत सारे हिस्से क्या होते हैं, धीरे 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 निकल जाते हैं। अलबत्ता बाज अनवा के अंदर, कुछ अनवा के अंदर आप ये देखेंगे, जैसे सेब की अगर बात करें, या स्ट्रॉबेरी की अगर बात करें, या काजू वगैरह की बात करें, तो इनमें थैलेमस भी फल की तश्कील में हिस्सा लेता है।
यानी थैलामस वगैरह ये अलग नहीं हो जाते, बल्कि वो भी फल बनाने में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है। ऐसे फूलों को फॉल्स फ्रूट्स कहा जाता है। ऐसे फूलों को क्या कहा जाता है, ऐसे फूलों को फॉल्स फ्रूट्स कहा जाता है। तो इसको याद रखना है आपने कि सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू, ये जो है ये किसकी एग्जाम्पल है, ये फॉल्स फ्रूट की एग्जाम्पल है। किसकी एग्जाम्पल है, फॉल्स फ्रूट्स की एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए नीचे सेब और उसकी जो शक्ल भी है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर बताया गया है। ये देखिए थैलामस वाला पोर्शन है और ये बीज वाला पोर्शन है। ये फल बनाने में फल बनाने में ये थैलामस भी क्या कर रहा है, हिस्सा ले रहा है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फॉल्स फ्रूट्स। इसी तरह से ज्यादातर फल, यहाँ पर एक और बात जिसको याद रखना है वो कि ज्यादातर जो फल होते हैं, ज्यादातर जो फल होते हैं सिर्फ बैजेदानी से नमू पाते हैं और ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। अब अगर वहां पर थैलामस अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वहां सिर्फ बैजादानी पार्टिसिपेट कर रही है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे ट्रू फ्रूट्स। वो क्या कहलाएंगे, ट्रू फ्रूट्स। तो यहाँ याद रखना है फॉल्स फ्रूट्स का मतलब क्या है, जहां पर थैलामस पार्टिसिपेट कर रहा है, बैजादानी के साथ कौन काम कर रहा है, थैलामस, और जहां पर सिर्फ बैजादानी है जिससे नमू हो रही है, तो वो कौन से फ्रूट्स कहलाएंगे, ट्रू फ्रूट्स। हालांकि ज्यादातर अनवा में फल बार आवरी के नतीजा होते हैं। यानी जो फल बनने का अमल है, फल बनने का अमल बेसिकली किसका नतीजा है, बारआवरी यानी फर्टिलाइजेशन का नतीजा है। लेकिन कुछ अनवा ऐसी भी है जिनमें बगैर बारआवरी के यानी बगैर फर्टिलाइजेशन के भी वहां पर क्या बनते हैं, फल बनते हैं। और ऐसे जो फल होते हैं या ऐसे जो फल होते हैं उनको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल केला, जो बनाना है वो उसकी एक मिसाल है। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स ऐसे हैं जो सीडलेस है, मतलब उनको वो ऐसे हैं जो डायरेक्टली हम हासिल कर सकते हैं, उनके लिए फर्टिलाइजेशन के कोई अमल की जरूरत नहीं है। और इसीलिए हम देखेंगे कि आज जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस होता है उसके अंदर, या टिश्यू कल्चर जो टेक्निक होती है, इस टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट्स होते हैं, उन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स को ग्रोथ हार्मोन्स, कौन से हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल करके पैदा किया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे ग्रोथ हार्मोन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, जिब्राइलिन, ये जितने हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन है। इन ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल करके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की ग्रोथ की जाती है। और इसी को जब आप आर्टिफिशियल वे में करते हैं, जब आप लैब कंडीशन में करते हैं, तो इसको टिश्यू कल्चर टेक्निक कहा जाता है। तो ये एक बहुत बेसिक फल के बनने से रिलेटेड ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको मैंने आपके सामने पेश किया। इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर एक और चीज जिसको याद रखना है, इस टॉपिक को मैंने बीज के साथ कंप्लीट करना था लेकिन वो रह गया, अब मैं इसको फल के साथ कंप्लीट कर रहा हूं। तो यहाँ पर है क्या, ये टॉपिक ये है कि एंजियोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, उनको बीजों से क्या फायदे हैं, उनको बीजों से क्या फायदे हैं। तो बीजों से एंजियोस्पर्मिक प्लांट को बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा क्या है, तो पहला फायदा बीज का ये है कि जेरगी और बारआवरी जैसे तौलीदी अमल पानी से आजाद है। क्या होता है कि पानी से बचाकर ये अमल होते हैं, यानी तौलीद का जो अमल होता है जिसमें पानी वगैरह से ये आजाद होते हैं, तो जेरगी का अमल भी और अमल बारावरी ये पानी से बचाकर होते हैं। इसलिए बीज की तश्कील पर क्या होता है, ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, यानी इसकी ग्रोथ के लिए कि अब इसके अतराफ में गिलाफ बना हुआ है, वो गिलाफ इस बीज को बचा के रखेगा। अगर इसको पानी मिल जाए तो इसकी ग्रोथ हो सकती है, जर्मिनेट हो सकती है। अब बीज की अगर शक्ल में रहेगा तो आप कई दिनों तक इसको महफूज रख सकते हैं, पानी से बचा कर रखेंगे। अगर पानी से बचा कर रखेंगे तो क्या होगा, जब आपका दिल बोलेगा तब ही आप इन सीड का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो पहला बीज होने का फायदा क्या है, बीज होने का फायदा यह है कि जब भी इसको आपको ग्रोथ करवाना है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, जब आपका दिल बोलेगा तब आप उसको डालेंगे। क्यों, क्योंकि उसको पानी वगैरह से आप इजीली बीज होने की कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो जेरगी का अमल और बारहवे ये दोनों भी अमल पानी से आजाद हैं, यानी जेरगी का अमल भी हो चुका है, अमल बारावरी भी हो चुकी है। अब ये जो बीज है ये बन के तैयार है, जब आप इसको मुनासिब मिकदार में पानी देंगे तब इससे क्या बनेगा, एक फ्रूट बनेगा। तो यहाँ बीज का फायदा क्या है कि जेरगी और अमल बारावरी ये हो चुकी है,
ज़ेरगी और अमल बराबरी ऑलरेडी हो चुके हैं। अब जब भी आपका दिल बोलेगा तब आप उससे क्या कर सकते हैं, एक नया प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। साथ ही बीजों में अब दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा यह है कि बीजों की खास बात क्या है कि बीजों में हमल नए हमल वक़ू में फैलाव के लिए बेहतर मुताबिकती तरीके होते हैं और इस तरह वो अनवा को दूसरे इलाकों में बसने में मदद करते हैं। बीज की खास बात क्या होती है, बीज की खास बात होती है हमल के वक़ू। हमल के वक़ू मतलब कब उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, मतलब ज़ेरगी हो गया, हमारे बारावरी हो गई, अब एम्ब्रियोनिक कंडीशन आनी है, डेवलपमेंट स्टार्ट होना है। तो ये डेवलपमेंट के स्टार्ट के लिए क्या है कि इसका डेवलपमेंट अब आपके हाथ में है और इसका डेवलपमेंट आप किसी दूसरे इलाके में भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो आप पूरे दुनिया में फैला सकते हैं, पूरे इंडिया में फैला सकते हैं, आप कहीं पर भी इनको लेके जा सकते हैं। तो बीज होने का फ़ायदा ये है कि आप उनके हमल के वक़ू यानी उनके डेवलपमेंट के लिए जो वाक़यात हैं, जो इवेंट्स है, जो फ़ेज़ है, जो एनवायरनमेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको कहीं पर भी ले जाके आसानी से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप इनको अलग-अलग इलाकों में क्या कर सकते हैं, आसानी से बसा सकते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि इनमें खासी मिकदार में ग़िज़ा का ज़ख़ीरा होता है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि बीज होने का तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर ऑलरेडी क्या होता है, इसके अंदर ऑलरेडी ग़िज़ा का क्या होता है, ज़ख़ीरा होता है। तो बाहर से आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा चीज़ का फ़ायदा क्या है कि इसके पास अच्छी खासी मिकदार में क्या होती है, ग़िज़ा होती है, जिसके लिए अब वो जो नौखेज़ पौधा बनेगा यानी जो नया-नया पौधा बनने वाला है, उसको आपको अलग से कोई न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करने की, अलग से कोई खाना देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक अब इसका फ़ायदा क्या है कि हमको ये मालूम है कि जितने भी पौधे हैं या जितने भी प्लांट्स हैं, ये ऑटोट्रॉपिक है और ऑटोट्रॉपिक होने की वजह से ये क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस का अमल करेंगे और उस फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए अपनी ग़िज़ा बनाएंगे। लेकिन अभी तो ये ज़मीन के अंदर है, ज़मीन के अंदर है तो सूरज की रोशनी मिलने वाली नहीं है, फोटोसिंथेसिस का अमल होने वाला नहीं है, फिर कोई ग़िज़ा उसको मिलने वाली नहीं है। तो अब इतने दिनों तक ये कैसा ज़िंदगी गुजारेगा, इतने दिनों तक इसकी ग्रोथ कैसा होगी। तो इसलिए ये इस बीज का फ़ायदा ये है कि बीज ऑलरेडी अपने पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा करके रखा हुआ है। बीज ने अपने पास बहुत बड़े लेवल पे ग़िज़ा जमा करके रखी है। अभी उसको किसी भी तरह की ग़िज़ा बनाने की, ग़िज़ा फराहम करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चौथी बात जो उसका बड़ा फ़ायदा है बीज का, कि बीज का जो ग़िलाफ़ है वो सख्त ग़िलाफ़ है और नौखेज़ एम्ब्रियो की वो क्या करता है, हिफाजत करता है, क्योंकि जिनसी तौलीद की बिना पर इनमें नए जीनी इख्तिलात जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पैदा होते हैं जिनसे मुतफर्रिक अक़साम बनती है। तो अब एक और चीज़ क्या है कि बीज का जो ग़िलाफ़ है वो सख्त है और सख्त होने की वजह से उस बीज की क्या होगी, हिफाजत होगी। उस बीज के अंदर क्या है, उस बीज के अंदर एम्ब्रियो है और उस एम्ब्रियो, वो जो एम्ब्रियो बना हुआ है, उस एम्ब्रियो के अंदर जो डीएनए है, वो डीएनए कहाँ से बना हुआ है, तो हो सकता है कि दो अलग-अलग पेरेंट्स के होने की वजह से उसके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से उसके अंदर कुछ नई फिजिकल कैरेक्टर या कुछ नए फिनोटिपिक कैरेक्टर आपको क्या देखने को मिलेंगे। इस तरह से क्या हो सकता है, इस तरह से आप एक अलग किस्म की वैरायटी, एक मुतफर्रिक अक़साम, अलग किस्म की वैरायटी आपको पौधों की मिल सकती है। तो बीज के ये बहुत बड़े-बड़े फायदे हैं, 4 बड़े फायदे हैं जिसकी वजह से एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर बीज बनते हैं और बीज बनने की वजह से उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट को फायदा है। तो बीज के ये फायदे हैं जिसकी वजह से एंजियोस्पर्म में ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है। नाउ एक और चीज की जो बीज है, बीज हमारी ज़राअत की बुनियाद है, यानी बीज जो है ये ज़राअत की क्या है, बुनियाद है। अगर बीज नहीं रहेगा तो ज़राअत हम लोग आसानी से नहीं कर सकेंगे। बीजों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए पुख्ता बीजों की गैर आबिदगी यानी डिहाइड्रेशन और क़ाबिदगी यानी डोरमेंस, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर बीज गैर आबिदगी में नहीं रहेगा यानी डिहाइड्रेटेड नहीं रहेगा,
अगर उसके पास पानी रहेगा तो वो ग्रोथ कर सकता है। ख्वाबीदा हालात में यानी डोरमेंसी में नहीं है तो भी वो ग्रोथ कर सकता है। तो बीजों की जखीरा अंदोजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बीज कौन सी कंडीशन में होना चाहिए। एक तो वो डिहाइड्रेटेड कंडीशन में होना चाहिए, दूसरा वो डोरमेंसी कंडीशन में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, जिन्हें तमाम साल यानी इनको हम तमाम साल ग़िज़ा के तौर पर और साथ ही अगले मौसम में फसल उगाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि बीज ये हमारी ज़राअत की बुनियादी इकाई है और बीज के अंदर अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है तो उसके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो वो डिहाइड्रेटेड कंडीशन में रहे, उसके अंदर पानी की कोई मिकदार बाकी ना रहे। दूसरी चीज़ वो ख्वाबीदा हालत में रहे यानी उसके अंदर कोई भी मैकेनिज्म चालू ना रहे, कोई भी प्रोसेस उसके अंदर चालू ना रहे, वो डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाए, ख्वाबीदा हालात में चले जाए, सो जाए। सिंपल मतलब इसका है कि उसके अंदर कोई काम ना हो। क्या आप ऐसी ज़राअत का तस्वुर कर सकते हैं जहां बीजों की अदम मौजूदगी में, ऐसे बीजों की मौजूदगी में जो बनने के फौरन बाद उपजे और इनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना की जा सके? अगर हम ऐसा कोई सोच सकते हैं क्या? तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इसका नतीजा ये होगा कि हमारे पास आने वाले दिनों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा और दूसरा नए मौसम के लिए, आने वाले सालों के लिए भी हमारे पास नई ज़राअत करने के लिए कुछ भी बचेगा नहीं। नतीजे में हमारे पास होगा कि ग़िज़ा की क़िल्लत हो जाएगी, नतीजे में हमारे पास कोई नई फसल नहीं रहेंगी, हमारे खाने पीने के लिए, हमारे खाने के लिए कोई भी फ्रूट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास बीजों को क्या किया जाए, महफूज रखा जाए और महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि उनके अंदर डिहाइड्रेटेड कंडीशन लाई जाए और उनको डॉर्मेंट कंडीशन में रखा जाए। बीज फैलने के बाद कितने अरसे तक जिंदा रहते हैं? अब ये एक और क्वेश्चन है कि अगर फॉर एग्जाम्पल बीज अगर फैल गए, हवा आती है, हवा की वजह से चले गए, या परिंदे आते हैं उनके साथ चले गए, इंसेक्ट्स आते हैं उनके साथ चले गए, तो ऐसे हालात में बीज कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे? यानी उन्होंने कहीं पत्थर पे ले जाके डाल दिया या किसी ऐसी जगह पे डाल दिया, प्लास्टिक के ऊपर डाल दिया या लोहे के ऊपर डाल दिया, अब बीज वहां पर ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि उसको वहां पानी अगर मिल जाए तो ठीक है, हो सकता है ये ग्रोथ कर दे, लेकिन इस तरह से बीज कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे? इस अरसे में बहुत ज्यादा फर्क है, यानी बीज कब तक जिंदा रहेगा इसके मामले में बहुत ज्यादा फर्क है। तो बाज अनवा जो होती है, बाज किस्में ऐसी होती है जिनमें बीज चंद महीनों तक जिंदा रहते हैं। बीज कब तक जिंदा रहेंगे? चंद महीनों तक वो बीज क्या हो सकते हैं, जिंदा रहते हैं। तो बीज चंद महीनों के अंदर ही अपनी कुव्वत उपज खो देते हैं। अनवा की एक कसीर तादाद में बीज कई बरसों तक जिंदा रहते हैं। कुछ बीज तो सैकड़ों साल तक जिंदा रह सकते हैं। कई पुराने मगर उपज के काबिल बीजों को रिकॉर्ड्स मौजूद है। तो आज भी हमारे पास ऐसे कई सारे बीज है जो कई सालों से पड़े हुए थे, जब उनको जमीन में दफनाया गया, जमीन में उनको सौ किया गया, जमीन में उनको डाला गया, तो उनसे नए प्लांट पैदा हुए। तो कई सालों के बीच, जैसा फॉर एग्जाम्पल आर्कटिक टुंड्रा, अगर आर्कटिक टुंड्रा से जब खुदाई हुई तो उनके अंदर ल्यूपाइन और ल्यूपाइनस ल्यूपाइनस आर्किटेक्स ये जो प्लांट थे, इनके बीज मिले और इनके बीज से नए पौधे मिले। और ये जो बीज थे अंदाजन ये 10,000 साल की ख्वाबीदगी के बाद उपजे हैं। यानी आप सोचिए कि कितने साल डॉर्मेंट कंडीशन में रहे, कितने साल इनके अंदर कोई भी मैकेनिज्म नहीं हुआ, और इतने सालों के बाद भी जब इनको पानी मिला, जब इनको टेम्परेचर मिला, जब इनको पूरा ऑक्सीजन मिला, तो इन्होंने दोबारा ग्रोथ किए, दोबारा इनके अंदर उपज हुई, दोबारा इनके अंदर क्या हुआ, जर्मिनेशन हुई, दोबारा इनसे फूल बने। तो आप समझ सकते हैं कि बीज के डॉर्मेंसी कंडीशन, बीज की मैकेनिज्म नहीं होने की कंडीशन कई सालों तक हो सकती है। कुछ महीने भी हो सकते हैं, कुछ साल भी हो सकते हैं, सैकड़ों साल भी हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीज कई सालों तक रहते हैं। एक किस्म के खजूर, यानी एक किस्म का खजूर है जिसका नाम है फोनिक्स डिसैटिलफेरा। एक खजूर है जिसका नाम है फोनिक्स डिसैटिलफेरा। ये 2000 साल पुराना काबिल उपज एक हालिया रिकॉर्ड है, यानी फिनोक्स डिसैटिलीफेरा। ये जो खजूर का पौधा या खजूर का जो सीड है, इसका भी रिकॉर्ड मिलता है कि 2000 साल पुराना है। तो एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्कटिक टुंड्रा से मिला हुआ है, कौन सी खजूर की स्पेशीज मिली, या कौन सा खजूर है जो मिला हुआ है जो 2000 साल पुराना है और आसानी से ग्रो हो सकता है।
फिर ये जो मिला ये कहाँ से मिला, तो ये जो मिला हुआ है ये बहरे मुर्दार से मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है, बहरे मुर्दार के पास। और बहरे मुर्दार के पास भी कहाँ मिला है, किंग हेरोड के महल पर। कहाँ पर मिला है, किंग हेरोड के महल पर। जब वहां पर आसार कदीमा की क्या हुई, खुदाई हुई, उस दौरान में ये दरियाफ्त हुआ। तो यहाँ पर ये जो दो बातें आपको यहाँ याद रखना है, एक है ल्यूपोइन, दूसरा कौन है, ल्यूपोइनस एरेक्टिकस। इनको तकरीबन कितने साल हुए, इनको 10,000 साल हुए। उसी के मुकाबले में फोएनिक्स डी एसिटिलीफेरा, और इसके मामले में कहा जाता है कि कितने साल, 2000 साल पुराना है। ये कहां से मिला, ये आर्कटिक से मिला हुआ है। ये कहां से मिले हुए हैं, ये आर्कटिक टुंड्रा से मिले हुए हैं। और ये कहां से मिला हुआ है, ये किंग हेरोड के महल के खुदाई के दौरान में मिला हुआ है। इसी तरह से नीचे एक और टेबल मैंने रखा हुआ है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 साल के किसके हैं, 3 साल किनके हैं, 4 साल किसका है, 5 साल किसका है, 6 साल किसका है, या ये पूछा जा सकता है कि टोमेटो का कितने ईयर है, बीट का कितना ईयर है, कुकुम्बर का कितना है, वाटरमेलन का यानी तरबूज का कितना है, इसी तरह से ब्रोकोली यानी फूल गोभी जो है, कैबेज पत्ता गोभी है, कैरोट। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये टेबल इसलिए बनाया ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए कि अगर एग्जाम में इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसके आसानी से क्या कर सके, आंसर दे सके। फिर एक और चीज कि जो फूलदार पौधे हैं, तो फूलदार पौधों के अंदर हमने अभी तक देखा कि उनके अंदर जिनसी तौलीद होती है, और उस जिनसी तौलीद को हमने क्या किया, समझने की कोशिश की। तो फूलदार पौधों की जिनसी तौलीद का एक मुख्तसर जायजा लेने के बाद बेहतर ये होगा कि अगर हम कुछ सवालात करें, जैसे फूलदार पौधों की बेपनाह तौलीदी सलाहियत को समझने की अगर हम कोशिश की जाए कि एक एम्ब्रियो सैक में कितने अंडे होते हैं, एक एम्ब्रियो सेक जब होता है तो उसमें कितने अंडे होते हैं, एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो सेक मौजूद होते हैं, और एक बैजादानी में कितने ओव्यूल्स मौजूद होते हैं, एक मिसाली फूल में कितने बैजे दानियां मौजूद होती है, और एक दरख्त पर कितने फूल मौजूद होते हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर हम इन सवालात के जवाब देते हैं, कोई समझ में आएगा कि फूलदार पौधों की जिनसी तौलीद का जो मुख्तसर प्रोसेस है उसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो आपको कोशिश ये करना है कि यहाँ जितने भी सवालात हैं इनके जवाबात आपको देना है। ये जवाबात आपको आपकी नोटबुक में बाज़ाब्ते के साथ लिखना है ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया या आप अपने आप में जायजा ले सके। फिर नीचे और लिखा है, क्या आप कुछ पौधों के बारे में सोच सकते हैं, यानी कुछ ऐसे भी पौधे जिनके बारे में आप सोच सकते हैं जिनके फलों में बहुत तादाद में क्या होते हैं, बीज होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा सीड होती है। एक ऐसे ही दर्जा आर्किडिक फलों का है, जिनका है आर्किड फलों का है, और हर फल में हजारों छोटे छोटे बीज होते हैं। कुछ तुफेली अनवा जैसे ओराबेंचेस और स्ट्राइगिया भी ऐसे ही पौधे होते हैं, यानी फीकस मतलब अंजीर, गुलबर, पीपल, पाक्टर वगैरह छोटी सी बीज देखी है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इस छोटे से बीज से बनने वाला जो फीकस है उसका दरख्त कितना बड़ा होता है, फीकस का हर दरख्त कितने करोड़ बीज पैदा करता है। क्या आप कोई दूसरी मिसाल सोच सकते हैं जिसमें इतनी छोटी साख्त स्ट्रक्चर सालों बाद इतना बड़ा बायोमास पैदा कर सकती है? तो इसमें उर्दू में कुछ जगह पर ट्रांसलेशन में बहुत डिफिकल्ट है, जिसको पढ़ने में मेरे लिए भी दिक्कत हो रही है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या बोला गया कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर बीज होते हैं और ये बीज की तादाद बहुत ज्यादा होती है। इनको कहा जाता है ऑर्किड। इनको क्या कहा जाता है, कौन से फूल कहा जाता है इनको, ऑर्किड्स। क्या कहा जाता है इनको, ऑर्किड्स। तो ये जो ऑर्किड्स फल है, इनको याद रखना कि बीजों की तादाद ऑर्किड फलों में बहुत ज्यादा होती है, और हर फल में ये जो बीज होते हैं ये हजारों होते हैं। कैसे होते हैं, हजारों होते हैं। फिर कुछ तोफेली अनवा है, जैसे यहाँ पर है ओरोब्रैंकी। अब देखिए यहाँ ओरोल ऊपर लिखा हुआ है और ब्रैंकी नीचे लिखा हुआ है, तो आप याद रखना कि ये ओरोब्रैंकी ये पूरा नाम है। और स्ट्राइगा भी ऐसे ही पौधे होते हैं
फिर इसके बाद फीकस, फीकस यानी अंजीर, अंजीर भी अगर आपने खाया होगा तो आपने उसके अंदर देखा होगा कि कई सारे छोटे-छोटे सीड होते हैं, कई सारे बीज होते हैं, हज़ारों की तादाद में होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ऑर्किड होते हैं। तो ये ऐसे प्लांट है, ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर कई इनका जो बायोमास है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा बायोमास। मतलब एक अगर आपने एक फल लिया और उस एक फल को ज़मीन में डाला तो उससे कई हज़ार सीड है, कई सारे सीड्स है। हर सीड से अगर एक प्लांट बनता है तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर हमारे पास फल आएंगे, कितने बड़े पैमाने पर हमारे पास फूल आएंगे। तो इसी को कह रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इनसे हमको क्या मिलता है? बायोमास मिलता है। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट था जो आपके सामने मैंने पेश किया। अब इसको करना ही है आप लोगों को कि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है जो मालूमात के लिए और बहुत सारे सवालात इसमें पूछे गए। तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जहां जहां पर भी क्वेश्चन इन्होंने पूछा है उसके आंसर आपको देना है, क्योंकि एनसीईआरटी कुछ जगह पर क्वेश्चन इस तरह के आंसर से फ्रेम करता है और हमको ये लगता है कि यार एनसीईआरटी में तो हमने ये चीज पढ़ी नहीं, फिर नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये सवाल कहाँ से आ गया। तो आपको कोशिश ये करना है कि हाँ, जितने भी सवालात आपसे पूछे गए उनके आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई सवाल अगर आपको पूछना है तो आप लोग इसको